वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोगों की ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की क्लास नंबर 2 है और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की इस क्लास नंबर 2 में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन करेंगे मैथमेटिकल में। एलपीपी के जो क्वेश्चंस आप करते हैं उनका पहला टास्क ये होता है कि दी हुई लैंग्वेज की प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना, और ये आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया ग्राफिकल से तो बहुत आसान है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ग्राफिकल के क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए उसमें फॉर्मुलेशन भी इंक्लूड कर देते हैं। तो फॉर्मुलेशन की प्रैक्टिस 4 या 5 क्वेश्चंस पे आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अ गोल्ड स्मिथ मैन्युफैक्चरर नेकलेस एंड रिंग्स, इसमें आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, पहचानना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। एक करेक्शन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो इज़ लिखा है ये इज़ नहीं है बल्कि 15 है। बस ये एक करेक्शन है, बाकी सब पूरा क्वेश्चन सेम है। तो आप चलिए स्टार्ट हो जाइए और इसको फॉर्मुलेट करिए एलपीपी में। सभी लोग समझ गए हो ना क्वेश्चन क्या है? चलो, तो बस एक सेकेंड और होल्ड करेंगे। तो चलिए अनिकेत बताइए आपका आंसर क्या आया है। सबसे पहले फॉर्मेट में बताना, सबसे पहले क्या बताएंगे आप? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज ये भी आपको बताना है। बताइए। 400x प्लस 100y, और इसको करना क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 400x प्लस 100y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू दी रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हाँ बताइए क्या है। नेक्स्ट। दूसरा है सर x प्लस 1/2y लेस देन इक्वल टू 15। ठीक, और सर x और दोनों ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बाकी लोग जरा आंसर मैच करें, क्या मैच हो रहा है? वैसा यही है। यस सर। यस। नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस में क्या लिखेंगे? x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो चलो, थोड़ी सी आसान समस्या थी, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ताकि जिनको ना समझ में आया हो वो भी इसको देख लें। यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर्स नेकलेस एंड रिंग, ये दो तरीके के ऑर्नामेंट्स बनाता है, नेकलेस एंड रिंग। द टोटल नंबर ऑफ नेकलेस एंड रिंग्स दैट कैन मेक पर डे इज़ एटमोस्ट 48, यानी एक दिन में 48 मैक्सिमम रिंग या नेकलेस दोनों मिलाकर बनाए जा सकते हैं। इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ नेकलेस एंड हाफ एन आवर टू मेक अ रिंग। अंगूठी बनाने में उसे आधे घंटे लगते हैं, नेकलेस बनाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। ही कैन वर्क फॉर 15 आवर्स अ डे, वो एक दिन में अधिकतम 15 घंटे काम कर सकता है। द प्रॉफिट ऑन अ नेकलेस इज़ 400 एंड ऑन अ रिंग इज़ ₹100। फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ से हमको मिल गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। मान लिया कि वो कितने नेकलेस बनाएगा x, और रिंग कितनी बनाएगा y। तो एक नेकलेस पे अगर उसको 400 का प्रॉफिट है तो x नेकलेस पे ये प्रॉफिट हो गया, और y रिंग पर ये प्रॉफिट, z हो गया प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, दोनों मिलाकर वो एक दिन में 48 से ज़्यादा नहीं बना सकता, ये भी सही है। और 1 घंटे मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया गया और 1/2 से इसको, और मैक्सिमम वो कितने घंटे काम कर सकता है? 15 घंटे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइम कंस्टेंट्स, और इसको क्या बोल सकते हैं? ही कैन मेक पर डे इज़ एटमोस्ट 48, ये कह लो कैपेसिटी उसकी उसकी इतनी क्षमता है कि वो एक दिन में 48 बना सकता है। कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स
एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा देखते हैं। ये आपके एलपीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। चलिए, तो मैं इसको इकट्ठा कर देता हूँ, पार्ट वाइज है ये क्वेश्चन। तो ये वाला जो पेपर आप पढ़ रहे हैं एलपीपी का, इसका एलपीपी नाम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम है मैथमेटिक्स के एक पेपर का। यहाँ पर आप इसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से पढ़ रहे हैं। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम दोनों के सिलेबस को मैच करें तो 80%, 70 to 80% सिलेबस मैच होता है। तो जितने लोग स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वो मैथमेटिक्स में ऑप्शनल पेपर में एलपीपी ही लेंगे, क्योंकि उनका ये पेपर दोनों जगह काम आएगा। यहाँ पढ़ोगे उधर का हिस्सा तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मेन टारगेट है ग्राफिकल के डाउट्स को क्लियर करना। तो अब आप लोग बताइए, ग्राफिकल के क्वेश्चंस जिसने किए हैं, क्या उनको कहीं कोई डाउट हुआ है? नहीं? अगर आपने सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो उनको कर लेंगे, तब डाउट पूछ सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि अभी डाउट पूछने हैं। जब आप करिएगा तब पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। एलपीपी की दो तरीके की फॉर्म होती हैं। एक तरीका वो जो हमने कल लिखा वो नॉर्मल फॉर्म है। उसकी जो एक्सटेंशन दो फॉर्म हैं उनमें से पहली है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलपीपी और दूसरी है कैनोनिकल फॉर्म। जब हम एलपीपी बोलते हैं तो इसके आगे एन लगाते हैं, इस पर भी फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो ए से स्टार्ट होता है, एल। जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं तो ए लगाते हैं। तो ये बस एक ग्रामेटिकल है, ध्यान रखना है आप लोगों को लिखते समय भी, जब राइटिंग में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ने के पहले हम लोग दो तरह के वेरिएबल पढ़ेंगे, जिनके नाम हैं स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल की जो हिंदी होती है, स्लैक का मतलब होता है कमी को पूरा करना। जैसे कहीं कमी है अगर, तो जो उसको पूरा करता है वो स्लैक कहलाता है, और जब कहीं पर अधिकता होती है तो उसको जो कम कर दे वो सरप्लस कहलाता है। एक तरीके से इनके जो नाम हैं वो इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। सपोज़ हमने इक्वेशन लिखी x + y ≤ 2, तो इस इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि x और y को जोड़ने पर 2 या 2 से कम ही रहना है। तो अगर एक तीसरा वेरिएबल हम यहाँ पर लगा देते हैं z, और इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देते हैं। अब ये z क्या क्या हो सकता है? अगर x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, तो z 0 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हम 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर z की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1 है, तो z 1/2 बन जाएगा और फिर से इक्वालिटी 2 हो जाएगी। तो z एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू > 0 होगी, और ये लेस देन वाले कांस्टेंट को पूरा करके इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम पड़ता है स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के किताबों में अलग अलग तरीके हैं। मान लो आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3 रैंडम वेरिएबल हैं, x1, x2 और x3। इनको हम नाम देते हैं डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं, फाइनल आंसर आता है, उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि हमारा z कब मैक्सिमाइज होगा। यानी डिसीजन इन्हीं पर लिए जाते हैं, इन्हीं की वैल्यूज़ पर लिए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम डिसीजन वेरिएबल है। अब जब हमारी इनइक्वालिटीज़, जिनको हम सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट कहते हैं, इनमें कोई वेरिएबल ऐड होता है तो उसकी नंबरिंग हम 3 से आगे की करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर x4 ऐड करके इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नंबर के थ्रू भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है, या फिर हम इनके नाम को अलग कर लेते हैं। जैसे स्लैक के लिए हम स्मॉल s का यूज़ करते हैं और सरप्लस के लिए कैपिटल S का यूज़ करते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा स्लैक वेरिएबल हैं तो हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, स्मॉल s1, स्मॉल s2,
डॉट डॉट डॉट, और अगर एक से ज़्यादा सरप्लस वेरिएबल हैं तो हम इनकी भी नंबरिंग कर देते हैं S1 S2 डॉट डॉट डॉट। तो अभी हमने स्लैक वेरिएबल के बारे में जाना कि वो जब लेस देन टाइप का कांस्टेंट होता है तो ऐड होकर उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, और इसको डिनोट करने के लिए हम डिसीजन वेरिएबल में नंबरिंग को बढ़ाकर आगे की वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या फिर S1 स्मॉल s1 या S2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सरप्लस वेरिएबल को समझते हैं। जब हमारी कंस्ट्रेंट यानी इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन का साइन लगा हो, तो ग्रेटर देन के साइन का मतलब है कि x और y को जोड़ने पर हमेशा 2 या उससे ज़्यादा है। तो इसमें हम एक ऐसा वेरिएबल लगाते हैं जो इसको कम करके 2 के बराबर ले आए, और इसीलिए हम इसके आगे माइनस साइन लगाते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल S को अगर देखें तो ये भी एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये 0 से नीचे गई तो खुद निगेटिव होगी, और निगेटिव होगी तो इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बनेगी, और प्लस बनेगी तो ये इक्वेशन कभी भी इनइक्वालिटी कभी भी इक्वेशन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 से बड़ी तो पहले से है, और एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा तो और बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए S को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिखाते हैं, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर कह लो नॉन निगेटिव क्वांटिटी, और इसके आगे माइनस लगाकर इसे छोटा करते हैं। तो सरप्लस वेरिएबल वो होता है जो ग्रेटर देन टाइप कांस्टेंट में आता है और इसके आने से इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एग्ज़ाम में आपसे स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल की डेफिनेशन पूछी जाए ऐसा बहुत कम होगा, फिर भी यहाँ पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई स्लैक और सरप्लस की, एक बार पढ़कर भी आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कंसीडर द कंस्टेंट्स हैविंग साइन लेस देन टाइप। द नॉन निगेटिव वेरिएबल, नॉन निगेटिव मीन्स इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, केवल और केवल निगेटिव नहीं होगी। विच आर एडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इक्वेशन हमारी जब लिखी जाती है तो ऐसे लिखी जाती है, x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 2, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइड हम इस वाले वेरिएबल को ऐड करते हैं, किस लिए? सो एज टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वेशन, ताकि हम इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। इन्हीं को कहते हैं स्लैक वेरिएबल। अब एग्जाम्पल, लेट अ कंस्टेंट्स ऑफ अ जनरल एलपीपी इज गिवन एज, मान लो एक हमारा कंस्टेंट्स ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल m कंस्टेंट्स हैं, क्योंकि i की वैल्यू 1 to m है। जब हम i 1 to m रन कराएंगे तो m कंस्टेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर जो वेरिएबल ऐड होगा वो SI है, और ये SI कहलाएगा स्लैक वेरिएबल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सरप्लस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? कंसीडर द कंस्टेंट्स हैविंग ग्रेटर देन साइन द नॉन निगेटिव वेरिएबल्स। यहाँ भी नॉन निगेटिविटी लगी हुई है, बट साइन माइनस का आ जाएगा आगे, वेरिएबल के आगे। विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब ग्रेटर देन पे हम LHS से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दीज कंस्टेंट्स सो एज टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वेशन, ताकि ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। बाकी डिनोट करने के लिए कैपिटल S का यूज़ करते हैं। और जो डाउट वाला सीन था वो हमने आपको बताया कि कभी कुछ किताबों में इसको x4 से x5 से भी डिनोट किया जाता है। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP पे। LPP की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किताबों में बताई गई है उसमें z के बारे में, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कहा गया है कि चाहे ये मैक्सिमम टाइप का हो चाहे ये मिनिमम टाइप का हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों ही लिए जाते हैं। कुछ किताबों में ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में z केवल और केवल मैक्सिमम टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कांति स्वरूप की बुक देखते हैं तो उसमें दोनों को ही बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप लोग जब दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है किसी एक में लिखेंगे तो माना स्टैंडर्ड में जाएगा, तो रूल बनाकर चलिए हमेशा के लिए कि हम z को मैक्सिमम फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है, ताकि कंट्राडिक्शन ना हो। जब दोनों को मैक्सिमम, एक बुक में दोनों को बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड है तो हमने मैक्सिमम को लिख दिया, स्टैंडर्ड माना जाएगा। किसी एक में बता रहे हैं केवल मैक्सिमम है तो भी हमने मैक्सिमम लिखा है, स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो कहीं से भी गलती नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या हैं? जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होता है उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये मिनिमम टाइप का है तो हम उसके आगे माइनस लगाकर मैक्सिमम में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं इनमें हम स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल लाकर उनको
इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसी जहाँ पे ज़रूरत हो। लेस देन होगा तो स्लैक, ग्रेटर देन होगा तो सरप्लस। तो इन स्टेप्स को आप पढ़ेंगे। एक जो समझाने वाला है वो ये लास्ट वाला है, ये हम आपको समझाते हैं। इसमें ये कहा गया है जब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं तो एक कंडीशन लगाते हैं जिसको कहते हैं नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्या होती है वो कंडीशन? हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल यूज़ होते हैं कंडीशन लगी होती है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे। अगर मान लो किसी एक वेरिएबल में ये कहा जाए कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। तो जब भी हम इस वाले जेड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर जेड डैश और जेड डबल डैश दोनों के दोनों ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होंगे। अब ये जेड मान लो 3 है तो क्या हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जेड डैश और जेड डबल डैश, ताकि इसका डिफरेंस 3 आए? हम इसको 5 - 2 की तरीके से लिख सकते हैं, 7 - 4 की तरीके से लिख सकते हैं। हमेशा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो ये -3 होता, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर नेगेटिव है तो क्या हम इनको दो रैंडम वेरिएबल के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये दोनों पॉजिटिव बने रहें। तो -3 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 - 2, जहाँ पर 3 भी 0 या उससे बड़ा है, 2 भी 0 या उससे बड़ा है, और इसको 5 - 2 कर लो। ओके, तो 5 भी 0 या उससे बड़ा है, 2 भी 0 या उससे बड़ा है, रिवर्स हो गया है, सॉरी, हाँ 2 - 5 करेंगे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट ये आएगा -3, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों 0 या उससे बड़े हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम में किसी भी वेरिएबल को अनरिस्ट्रिक्टेड कहा जाता है, मान लो x3 को अनरिस्ट्रिक्टेड कहा गया, तो x3 को रिप्लेस कर देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से, जहाँ पर ये दोनों के दोनों नॉन निगेटिव होंगे। यानी अनरिस्ट्रिक्टेड को दो पार्ट में ब्रेक करके लिखेंगे और ये दोनों पार्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होंगे, तो हमारी नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की कंडीशन फिर से फुलफिल हो जाएगी। चलिए अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे, कुछ सवालों को करते हैं और देखते हैं कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन होता है। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज जेड, और सब्जेक्ट टू दी रिस्ट्रिक्शंस हमको दी हुई हैं 2x1 + 3x2 लेस आर इक्वल टू 6, x1 + 7x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 4, और इस LPP को हमें कन्वर्ट करना है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2x1 + 3x2 लेस देन है तो यहाँ पर एक आएगा स्लैक वेरिएबल और ये इक्वल टू 6 हो जाएगा। सेकंड वाली पे आते हैं, x1 + 7x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर एक सरप्लस वेरिएबल आएगा। अब तीसरी वाली में इक्वल टू पहले से लगा है तो क्या किया जाए, इक्वल टू जब पहले से लगा होता है तो हम इसको दो इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन सी, एक होगा लेस देन 3, एक होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। जब ये दोनों लिखी होती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका यही तो मतलब होता है। अगर ये दोनों इनइक्वालिटी साथ में दे दी जाएं तो इसका यही मतलब होगा, एक लेस देन आर इक्वल टू है और ग्रेटर आर इक्वल टू, इट मीन्स ये इक्वल टू है। अब जब ये लेस देन और ग्रेटर देन में आ गई तो लेस देन वाली को हम लोग कैसे लिखेंगे, x1 + x2, यहाँ पर आएगा दूसरा स्लैक वेरिएबल, और इसको लिखेंगे x1 + x2, यहाँ पर आया सरप्लस वेरिएबल। ये हमारी चार बन गई रिस्ट्रिक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू लिखेंगे 3x1 + 11x2। रूल तो ये है कि जितने भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होने चाहिए विद 0 कोफिशिएंट, सारे के सारे। अब 0 कोफिशिएंट है तो अगर आप इनको नहीं भी लिखते हो तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो नॉन निगेटिव में पहले से जो दो हैं वो तो रहेंगे रहेंगे, x1 और x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जितने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आए हैं इनको भी आपको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिखाना होगा। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP।
यानी सारी इनइक्वालिटीज़ किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वल टू में कन्वर्ट हो गई। ये जो इक्वल टू है इसको एज इट इज़ मत लिखना, रूल है ये। अब आप कहेंगे कि जब पहले से इक्वल टू लगा हुआ है तो क्यों स्लैक और सरप्लस के लिए उसको लेस देन और ग्रेटर देन में कन्वर्ट किया गया। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को लाने का मेन मोटो ये है कि जब हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे एलपीपी को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स, बिगम और टू फेज़, तो इन मेथड में हमको स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की मदद से ही सोल्यूशन निकालना होता है। इसीलिए हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं और इनकी मदद से सोल्यूशन निकालते हैं। तो जो आपकी अगली क्लास होगी वो होगी बेसिक सोल्यूशन पे। बेसिक सोल्यूशन पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्लैक और सरप्लस की मदद से सोल्यूशन आसानी से निकाले जाते हैं। तो अभी एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, फिर हम आते हैं कैनोनिकल फॉर्म पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम है तो उसको मैक्सिमम किया गया है। इसमें देखिए कन्वर्ट इसको किया नहीं गया है, लेकिन अभी जब हम सिंप्लेक्स, बिगम, टू फेस पर आएंगे तो इस इक्वल टू को लेस देन और ग्रेटर देन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि बेसिक क्लास है इसलिए इसमें कन्वर्जन नहीं है। आगे जब हम बढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पे, सिंप्लेक्स, बिगम, टू फेस में, तो ये इक्वल टू को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी आते हैं उत्कर्ष, क्या पूछा था आपने कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम था तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम लगा दिया। अगर मिनिमम होता तो क्या करते हैं, तो मिनिमम होता तो हम इस जेड को जेड स्टार मानते और इसके आगे लगा देते माइनस। तो अगर हमको जेड को मिनिमम करना है तो जेड स्टार को कर लो मैक्सिमम, क्योंकि माइनस लग गया आगे। ठीक है, ये कन्वर्जन करना होता है। तो जो न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व है नोट्स में, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप इनके क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो, ये ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा देखो, सीख लो। एग्ज़ाम में ये आए ऐसा रेयरली है। पहले जब पेपर का पैटर्न ऐसा था कि 4 यूनिट में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आते थे कंपलसरी, तो ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी में आते थे। इस जैसे डुअलिटी वाले क्वेश्चंस हो गए, और ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म वाले हो गए, बेसिक सोल्यूशन वाले हो गए। अब जो कि पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है कि आउट ऑफ 10 एनी 5 करने होंगे, तो सारे के सारे लॉन्ग रहेंगे। तो आप आसानी से बड़े क्वेश्चंस को पकड़िए, छोटों को देख कर छोड़ सकते हैं, और ये इतना आसान है कि अगर देख भी लोगे ना तो भी एग्ज़ाम में आपसे ये हो जाएगा। तो कैनोनिकल फॉर्म पे हम आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन आप देख लेंगे, किसी को कहीं पर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में होता क्या है, कैनोनिकल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म या फिर मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म, हाँ एक बात और, अगर हम किसी वेरिएबल को इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं x3 डैश और x3 डबल डैश में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमको इसे लाना होता है। यानी जहाँ जहाँ हमको x3 दिखेगा उन सब जगहों पर हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब इस वाले में देखो, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले दिया था वो क्या था, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले दिया था वो ये था x1 प्लस x2 प्लस x3। जब x3 को कहा गया अनरिस्ट्रिक्टेड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो x3 को कन्वर्ट किया गया x3 डैश और डबल डैश में। अब जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, x3 की जगह पे ये x3 डैश और x3 डबल डैश लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। और जितनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स होंगे, उसमें भी हम इन वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे x3 डैश एंड x3 डबल डैश से। चलिए कैनोनिकल फॉर्म पे आते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म में इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और इनइक्वालिटी को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं ये आपको हम करके दिखाते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, जिसे हमें करना है मैक्सिमाइज, और इसकी वैल्यू है 3x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3। रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास हैं x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 माइनस x3 ग्रेटर आर इक्वल टू 4, x1 माइनस x3 लेस आर इक्वल टू 3, और 3 हम ले लेते हैं डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर आर इक्वल टू 0।
तो कैसे इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का पहला रूल यही है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैट्रिक्स में लिख दें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम z कैसे लिखेंगे? 3x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3। पहला स्लैग वेरिएबल यहाँ आएगा, इसका कोफिशिएंट लिख लेंगे 0 और s1। दूसरा सरप्लस वेरिएबल यहाँ आएगा, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 0 और सरप्लस वेरिएबल s1। ये स्लैग था पहला तो s1 स्मॉल, ये पहला सरप्लस था तो कैपिटल S1। अब आते हैं इस वाली पे, इसमें आएगा स्लैग, तो इस स्लैग को हम S2 से डिनोट करेंगे और इसका कोफिशिएंट हो गया 0। फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया। आते हैं रिस्ट्रिक्शंस पे। रिस्ट्रिक्शंस कैसे लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 2। दूसरी वाली क्या है? x1 प्लस x2 माइनस x3 और यहाँ पर सरप्लस आएगा 4। लास्ट वाली इक्वेशन क्या है? x1 माइनस x3 और यहाँ पर लेस देन था तो ये आएगा प्लस s2 इक्वल टू 3। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में हम क्या लिखेंगे? x1 x2 x3 ये तीनों के तीनों ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। s1 कैपिटल S1 एंड S2 तीन हमने यूज़ किए, ये तीनों ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। अब कन्वर्ट करते हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म का फॉर्मेट होता है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम z इक्वल टू cx वेक्टर। अब ये वेक्टर वाले नोटेशन आपने पढ़ रखे हैं कहाँ पर? मल्टीवेरिएट में। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? c मतलब कोफिशिएंट्स, x मतलब जितने भी वेरिएबल हैं। तो जो हमारे वेरिएबल हैं उनको कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे, x1 x2 x3 s1 s1 और s2। इनकी जगह पे जो c की वैल्यूज़ यानी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए x1 का कोफिशिएंट है 3, 2, -5, 0, 0 एंड 0। ये बन गया z इक्वल टू cx। अब सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस पे आते हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? तो इसका रूल होता है ax वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, जहाँ पर a एक नॉन कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, वेक्टर x आपका वही है जो इधर लिया गया है। वेक्टर x में कितने वेरिएबल हैं? टोटल 6 हैं, x1 x2 x3 s1 s1 एंड s2। अभी ऑर्डर के बारे में भी हम बताते हैं आपको। b में क्या आएंगे? b में जितनी इक्वल टू वाली वैल्यूज़ हैं वो आएंगी 2, 4, 3। अब आते हैं कोफिशिएंट्स पे। तो पहली इक्वेशन को अगर हम देखें तो x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 1, x3 का 0। इसके हिसाब से चलना जो यहाँ पर आपने लिखे हैं। तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3। अब आया s1, s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1। फिर कैपिटल S1 का 0, स्मॉल s2 का 0। सेकंड वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, x1 1 है, ये 2 -1। फिर यहाँ पर कौन आ रहा है? s1 x3 के बाद इसका हो गया 0, कैपिटल S1 का -1 और इसका हो गया 0। लास्ट इक्वेशन क्या है? x1 माइनस x3। तो x1 का 1 हो गया, x3 का -1 हो गया, x2 है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा। फिर आया s1 स्मॉल s1 जो कि इसमें है नहीं, कैपिटल S1 इसमें नहीं है, s2 केवल है तो s2 की जगह पे 1 आ जाएगा लास्ट वाला। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू दिस तो हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो x का ऑर्डर कितना था? टोटल इसमें 6 कंपोनेंट थे तो इसका ऑर्डर हो गया 6 क्रॉस 1। a का ऑर्डर होता है जितनी इक्वेशन होती हैं, टोटल यहाँ पर 3 रिस्ट्रिक्शंस थी तो 3 होगा इधर और जितने वेरिएबल होंगे यानी 6, 3 क्रॉस 6। b का ऑर्डर क्या होगा? जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 3 क्रॉस 1 हो जाएगा जो कि इसके बराबर होगा। अभी एक चीज़ और बच रही है, वो क्या है? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम उसको कैसे लिखते हैं? कितने थे हमारे पास? x1 x2 x3 s1 कैपिटल S1 स्मॉल s2 ग्रेटर आर इक्वल टू कितने? 6 हैं तो 6 जीरो यहाँ पर लिखने होंगे हमें। ये हो गया नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो ये पूरा है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का कन्वर्जन इन कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए भी करते हैं, अभी जब आपको बेसिक सोल्यूशन करवाएंगे
तो सारी की सारे स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फिर हम उस कैनोनिकल फॉर्म से बेसिक सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इसमें किसी को कहीं कोई डाउट हो तो बोल सकता है। चलिए, यहाँ पर जो लैंग्वेज, हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर पीछे वहाँ पे सर पीछे जो सेकंड रो का सेकंड कॉलम सर वो 2 आया वो नहीं समझ में आया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम, आप बात कर रहे हैं कहाँ की? यहाँ की बात कर रहे हैं, इस जगह की? देखिए, ये है सेकंड रो। सेकंड रो मीन्स सेकंड इक्वेशन लेनी है। तो ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। x1 का कोफिशिएंट 1 है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। x2 का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 ही है। इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। और कहीं कोई, अच्छा हुआ आपने जो इतना ध्यान से देखा। और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जब हम सिंप्लेक्स बिगम टू फेस करवाएंगे ना, तो इतनी कैलकुलेशन है कि सबको ध्यान रखना होगा। कैलकुलेशन उसमें टेबल के फॉर्मेट में रहेगी बट ज़्यादा है, और सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो सॉल्यूशन आसानी से हो जाते हैं। तो और किसी को कोई डाउट? तो चलो फिर, आज की क्लास में जो हमारा आज का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी वो आपके स्टार्ट होगी बेसिक सॉल्यूशन से, यानी किसी भी एलपीपी का हम। हाँ बेटा बोलो। हाँ, कौन सा वाला बेटा? मैं नहीं समझा, फिर से बोलो। सर वो जो ग्राफ बनाकर हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे, तो हाँ, अगर हम लोग ग्राफ में नहीं क्लियरली शो हो रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा, तो सर वो कैसे इक्वेशन से निकालने के लिए कल आपने बताया था। डेसिमल प्लेसेस बता रहे हैं 6.33, तो सर ये ऐसे पॉइंट्स। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। इस डी वाले पॉइंट को निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि हम ग्राफ पेपर पे इसको परपेंडिकुलर एक्स और वाई पे देख लें कितना ऑर्डिनेट्स हो रहा है। दूसरा तरीका ये कि हम इन लाइनों के इक्वेशन को आपस में सॉल्व करें। अब लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके आपने पढ़ रखे हैं, बाई एलिमिनेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तरीका आपको आसान लगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से ये सुनिएगा आप लोग कि अगर हमारा जो ये लाइन की इक्वेशन है या लाइन है, ये ऐसी है कि हमको क्लियरली दिख रहा है कि लाइन कहाँ पे टच हो रही, पॉइंट क्लियर दिख रहा है, और ये पॉइंट निकलने के बाद आपको डाउट है कि ये पॉइंट सही या नहीं, तो आप इन पॉइंट को इन दोनों लाइन के इक्वेशन में पहले पुट करके देख लेना इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो जैसे आपने बोला ना अभी कि डेसिमल आने की वजह से दिक्कत होती है, तो उसमें एक ही तरीका है कि आप इन लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही पॉइंट निकालना, ठीक है। सपोज दैट ये 2 और 3 जो हमने निकाले, मान लो यहाँ पर 0.2 की जगह 2.1 आ रहा होता, 3 की जगह 3.2 आ रहा होता, तो ग्राफ से इतना माइनर इफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों को पुट कर दो, देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। अगर हो रही है तो आपके पॉइंट सही हैं, और अगर नहीं हो रही है तो पॉइंट्स गलत हैं, चेक कर लेना। और नॉर्मली आप लोग करना क्या, इक्वेशन सॉल्व करके ही निकालना ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन दिखानी नहीं होगी, आप लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये अब आप इसको रप्पे भी कर लो। एग्ज़ाम में आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर इनका सोल्यूशन दें। एग्ज़ाम में मेन काम क्या है, कॉर्नर पॉइंट के ऑर्डिनेट्स को निकालना और उन पे जेड की वैल्यू को चेक करना, ठीक है। एक हम लोगों को आंसर भी एग्जाम में ऐसे ही स्टेप्स में लिखना होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, बट सिस्टमेटिक लिखोगे तो उसका फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। और मेरे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी लड़कियों की कॉपी देखो तो लगता है, मतलब मैं लड़कों को कह नहीं रहा हूँ कुछ, कॉपी को जितना सुंदर लिख पाओ उतना ही अच्छा है, लेकिन समय को बचाते हुए, टाइम बच जाए ये भी ध्यान में रखना है। इतना सुंदर ना बनाने लोगों की टाइम खर्च हो जाए। मैं कुछ और चीज़ें आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे ये लाइन थी एक, मान लो हमारे पास, हम इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में। देखते हैं जरा क्या इनइक्वालिटी थी। तो आप लोग से जो मैं पूछने जा रहा हूँ उसके बाद मैं कुछ बताऊँगा, उस पर फोकस करना, ठीक है। ये इक्वेशन थी -2x1 + x2 ≤ 1, ओके। -2x1 + x2 ≤ 1। हमको बस अगर जानना हो क्विकली कि हम कौन सा एरिया लें, लाइन के बिलो एरिया लें, लाइन तो ड्रॉ ही करनी है,
लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है ओरिजिन की तरफ वाला बिलो होता है और ओरिजिन के आउटर साइड वाला होता है ग्रेटर, ये लेस देन वाला होता है, ये ग्रेटर देन वाला होता है। तो कौन सा एरिया लेना है क्विकली अगर हमको यहाँ से देखना हो तो कैसे देखेंगे? सर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, इंटरचेंज मैं बताता हूँ। देखो आप यहाँ पर सिंपली x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करने पे क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई तो जो ये कह रहा वही करना है, तो आपको लेस देन एरिया लेना है, ठीक है, लाइन से लेस देन। वैसे क्या करते हैं हम लोग? वैसे ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते -1/2 x2/1 लिखते, इस फॉर्मेट में लाते। फिर हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पे इसको बनाते हैं। x1 पे -1/2 है तो x1 का अगर ये 1 है तो ये -1/2 होगा, और x2 पर 1 है तो ये, तो हमारी जो लाइन बन रही थी वो ये बन रही थी। अब लेस देन का मतलब इसका एरिया हमको लेना है, तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर 0 0 पुट करके देख लें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी 0 1 से छोटा है, और अगर ऐसा हुआ तो हमको लेस देन एरिया लेना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको कौन सा एरिया लेना है? ग्रेटर देन। तो 0 0 पुट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भले ही आपको थोड़ा सा लग रहा हो अजीब तरीके का, लेकिन जितने सवाल हैं जब इनको लगाना आप, और जब आपको एरिया पता करना हो लेस देन का लेना है ग्रेटर देन का लेना है, तो आप 0 0 पुट करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो एरिया लिया भी गया है, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये वाली, इस वाली लाइन का ओरिजिन की तरफ वाला लेस देन एरिया लिया गया, और हमने 0 0 पुट करके डायरेक्ट यहाँ से देख लिया कि कौन सा एरिया हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान रखना। बाकी कन्फ्यूज़न हो तो बताना, रिवाइज़ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर हाँ बोलो। जो कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स है वो जो पेज पे लिखा है थोड़ा ओपन कर दीजिए मैट्रिक्स वहाँ पे जो नोटबुक में जो लिख रहा है। एक मिनट, अच्छा नोटबुक वाला। हाँ तो इसमें जो ये सेकंड जो लाइन है रो है, तो इसमें जो लास्ट के जो 3 है मतलब जो 0 -1 0 है, तो इसमें जैसे ऊपर वाला क्या है कि स्मॉल s1 स्मॉल s2 स्मॉल s3 है ना, और ये कैपिटल S1 कैपिटल S2 कैपिटल S3 ऐसा क्या मतलब कैसे समझे? अभी आपने क्लास शुरू में की ना, सारी पूरी क्लास की आज की? हाँ हाँ, स्मॉल का मतलब होता है जब लेस देन आता है तो स्मॉल S1 होता है, ग्रेटर ना तो कैपिटल होता है, ठीक। स्मॉल s1 था, ठीक है, हाँ तो फर्स्ट रो में 1 लिख दिया गया जो भी हाँ, इक्वेशन दिया है। चलो मैं समझाता हूँ। आप पहले इक्वेशन पे आओ, ये हमारी इक्वेशंस हैं, इसमें स्मॉल S1 के अलावा कुछ है? नहीं, तो जब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले x1 का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, इसके बाद x2 आ रहा तो x2 का यहाँ लिखेंगे, रो में लिखेंगे, इसकी कॉलम को लेते हुए रो में लिखेंगे। फिर x3 का देखो था ही नहीं, तो x3 जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा? 0। अब s1 है तो उसका कोफिशिएंट 1, इसके बाद कैपिटल S1 आया, क्या ऊपर वाली इक्वेशन में है? नहीं तो नहीं, तो 0, और ये भी तो नहीं था, ये भी 0। अब जरा इस वाली पे आओ, सेकेंड वाली रो पे, फिर से स्टार्टिंग से देखो, ये x1 है 1, सेकेंड रो को पकड़ना, x2 भी 1 है, x3 -1 है, फिर s1 है क्या इसमें? स्मॉल s1 है, क्योंकि नंबर तो स्मॉल s1 का था तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। फिर कैपिटल S1 है लेकिन विद -1, तो इसका कोफिशिएंट माइनस। यहाँ पे जैसे मैं यही पूछ रहा हूँ जैसे कि स्मॉल s1 और ये पहले वाला ले रहा है फिर कैपिटल S1, मतलब एक ही रो में ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, जब हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इनको मल्टीप्लाई करने पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देखना। हाँ वैसे तो एक इक्वेशन में ये दोनों तो आएंगे नहीं कभी। बिल्कुल नहीं आएंगे, और हमको यहाँ पर जो वेक्टर लिखना होता है उसमें सारे वेरिएबल लिखने होते हैं, तो जब हम सारे वेरिएबल लिख रहे हैं तो 0 नहीं लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें हैं उतनी एंट्रीज यहाँ होंगी तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। हाँ यही करके देता क्योंकि आप बोले थे कि मतलब कि जैसे स्मॉल s1 नहीं है फिर कैपिटल S1 -1 रखना है, तो यही बोला। वो उसकी पोजीशन पे आया है, पहले स्मॉल s1 था तो इसकी जगह पे 0 आ गया, अब कैपिटल S1 आया जो इस इक्वेशन में था तो उसका कोफिशिएंट लिखा गया है। और एंट्रीज तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, जितने 6 वेरिएबल हैं सब में 6 एंट्री होंगी, नहीं तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगी मैट्रिक्स, है ना। ठीक, कन्फ्यूजन दूर होगी। बाकी अभी कल जब हम बेसिक सोल्यूशन कराएंगे तो इसको बार बार करना है, तो और कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी जितनी भी होंगी। ओके सर हाँ, सर ये ऑर्डर यही रहेगा x1 x2 x3 नहीं ऑर्डर चेंज करेंगे हम लोग, कल बेसिक सोल्यूशन करवाएंगे तो ऑर्डर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करेंगे।
अच्छा डिसीजन वेरिएबल को तो वैसे ही रखना है, बट स्मॉल s1 कैपिटल S1 स्मॉल s2 को अपनी नीड के हिसाब से हम चेंज करेंगे ऑर्डर। ऐसा देखो, बेसिक सोल्यूशन निकालते समय हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है, तो वो कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे फिर से बेसिक सोल्यूशन वाली क्लास के साथ।